जय हिंद दोस्तों। लो लेक्चर चैनल पर आपका स्वागत है। आज की एमसीक्यूज़ 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि ना केवल आरजीएस 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि ऑल जुडिशरी एग्ज़ाम्स के लिए या फिर अदर लो पेपर्स के लिए भी, जो भी प्रिपरेशन जिस भी लो से रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए भी ये 50 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। हाल ही 50 नहीं है, लेकिन हर सैटरडे संडे आपको ये 50-50 क्वेश्चंस की सीरीज़ मिल जाएंगी, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू होने से पहले हमारे भारत में कौन सी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू थी? तो 1973 की, जिसको हम सीआरपीसी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता बोलते थे, 1973 की लागू थी। दूसरा क्वेश्चन हमारा, तो करेक्ट आंसर हमारा 1973 है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की 2023 की अधिनियम संख्या व वर्ष क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 एक्ट नंबर कौन सा है, और इसमें हमारा साथ ही साथ ये कौन सा एक्ट नंबर है और कौन से सन का है? तो 2023 का हमारा ये सन है, ईयर है, और एक्ट नंबर हमारा 46 है। करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की एक्ट नंबर और ईयर के बारे में बताता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अगर किसी पर 99 रुपये का फाइन लगा दिया, फाइन के ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं। 99, केवल 99 रुपये का फाइन लगाया है, तो हम क्या कहीं पर अपील कर सकते हैं? सशस्त्र न्यायालय में कर सकते हैं, हाई कोर्ट में कर सकते हैं, उच्च न्यायालय में, या फिर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट न्यायालय में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या 99 रुपये के ऑर्डर के अगेंस्ट कोई अपील की जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं अपील की जा सकती, कोई अपील नहीं की जा सकती, क्योंकि ये एक तुच्छ श्रेणी के अपराध हैं, जिसमें बहुत कम फाइन लगता है और बहुत कम पनिशमेंट दी जाती है। अब इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम अपील में नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? जब सेशन न्यायालय ने 3 मास तक के कारावास और 200 तक के जुर्माने से दंडित किया हो तो उस मामले में अपील नहीं होगी। ये कहता है जब सेशन कोर्ट ने आपको 3 महीने की पनिशमेंट दी और 200 रुपये का फाइन लगाया, तो क्या वहाँ पर अपील होगी? तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन कहता है अगर हाई कोर्ट ने 6 मंथ की पनिशमेंट दी है और 1000 रुपये का फाइन जुर्माना लगाया है, तो क्या आप उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि एक्यूज के द्वारा अगर खुद प्लीड ऑफ गिल्टी कर लिया है, एक्यूज ने खुद अपना गिल्टी एडमिट कर लिया है, तो उसके द्वारा उसको जो कन्विक्ट किया जाता है, क्या उसकी अपील होगी? क्या वो खुद के द्वारा ही प्लीड ऑफ गिल्टी करने पर उसे कन्विक्ट हो जाता है, और कन्विक्शन होने के बाद क्या वो अपील में जा सकता है? नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है कि भैया अगर सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने किसी कन्विक्शन पर्सन को क्या कर दिया है? पनिशमेंट दी है। कन्विक्ट पर्सन को जिसने खुद प्ले ऑफ गिल्टी किया है, तो क्या उसकी अपील जा सकती है? तो हमारा जो रॉन्ग आंसर है वो सेकंड है, ऑप्शन नंबर सेकंड है, जो कहता है कि भाई हाई कोर्ट ने अगर 6 मंथ की पनिशमेंट आपको दे दी और 1000 रुपये का फाइन लगा दिया, तो ये तुच्छ अपराध की श्रेणी में और तुच्छ पनिशमेंट की श्रेणी में आते हैं, जिसके रिगार्डिंग आप क्या नहीं कर सकते? अपील नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि भैया जो फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रकृति क्या है? प्रक्रिया विधि है, मौलिक विधि है? प्रक्रिया विधि है, किंतु साथ ही साथ क्या ये मौलिक विधि भी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हम नंबर 3 है, जो कहता है कि ये प्रक्रिया विधि प्रोसीजर लॉ है, बट साथ ही साथ ये क्या है? मौलिक विधि भी है, क्योंकि इसमें कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में भी मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपचार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रावधानित नहीं किया गया है? यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जिसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर प्रावधानित नहीं किया गया है? अपील, रिवीजन, रेफरेंस, तीसरा ऑप्शन, या फोर्थ ऑप्शन आपका निर्देश। निर्देश का मतलब होता है रिव्यू। तो करेक्ट आंसर रेफरेंस है। रेफरेंस क्या नहीं किया जाता, इसमें नहीं है, तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है वारंट मामले और समन मामले के मध्यम वर्गीकरण का प्रयोजन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है वारंट मामले और समन मामले के मध्यम वर्गीकरण का प्रयोजन क्या है? विचारण प्रक्रिया ज्ञात करने के प्रयोजन के लिए वारंट मामले और समन मामले में वर्गीकरण का प्रयोजन है, या फिर इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया ज्ञात करने के लिए, या फिर प्रक्रिया बिंदु ज्ञात करने के लिए उपयोगी? तो करेक्ट आंसर फोर्थ है। तीनों के लिए हम वारंट मामले और समन मामलों में क्या करते हैं? वारंट और समन मामलों के मध्यम वर्गीकरण
करने का प्रयोजन यही है तीनों मामलों में। जो 3 ऑप्शन हैं यही कि हम विचारण प्रक्रिया ज्ञात करने के लिए इन दोनों के बीच वर्गीकरण करते हैं, इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया ज्ञात करने के लिए और प्रक्रिया बिंदु ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत कुल कितनी धाराएं और चैप्टर हैं? तो क्या कुल धाराएं 531 और चैप्टर नंबर 39 है टोटल। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भारत के संविधान की निम्नलिखित सूचियों में से किस सूची के अंतर्गत आती है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, जिसमें स्टेट एंड यूनियन दोनों के पास राइट लॉ बनाने, उसमें अमेंड करने के लिए, लॉ बनाने के लिए राइट है दोनों के पास। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का जमानत अपराध क्या है? जमानत अपराध का मतलब क्या होता है? वे अपराध जिनको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रथम सूची में उल्लेखित किया गया है, या वे अपराध जिनको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रथम अनुसूची के साथ साथ अन्य किसी प्रवृत्ति अन्य विधि के अंदर जमानती अपराध के रूप में उल्लेखित किया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड है। ये कहता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रथम अनुसूची में तो उल्लेखित किया ही गया है, लेकिन साथ ही साथ अदर किसी लॉ में भी अगर किसी ऑफेंस का क्लासिफिकेशन किया गया है कि वो एज अ बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, तो अदर लॉज और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रथम अनुसूची में उल्लेखित किए गए जमानती अपराध क्या हैं, माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट हमारा कौन सा है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अजमानती अपराध किसे कहते हैं? तो वे अपराध जिनके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रथम अनुसूची में मेंशन किया है और साथ ही साथ अदर लॉ के अंदर भी अजमानती अपराधों का उल्लेखित किया गया है। जैसे स्पेशल लॉज होते हैं, लोकल लॉज होते हैं, उनमें मेंशन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? आरोप का मतलब क्या होता है? कोई एक शीर्षक होता है क्या? एक से ज़्यादा शीर्षक हो सकते हैं आरोप में। तो एक भी आरोप हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आरोप हमेशा केवल एक ही शीर्षक होगा आरोप का, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा कौन सा है? 1 और 2, 3, 1 और 2 दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बात करता है संज्ञेय अपराध का मतलब क्या होता है? कॉन्जिनेबल नॉन कॉन्जिनेबल ऑफेंसेस हमने पढ़े हैं, हम जानते हैं कॉन्जिनेबल नॉन कॉन्जिनेबल जो सीआरपीसी में भी मेंशन थे। तो संज्ञेय अपराध का मतलब होता है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार करने के लिए ऑथोराइज्ड है या मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना अपराध करने के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑथोराइज्ड है। तो दोनों करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 कि संज्ञेय अपराध वो होते हैं जहाँ पर आप मजिस्ट्रेट के बिना वारंट के आप अरेस्ट कर सकते हैं और बिना अनुमति के आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट की बिना अनुमति के आप जिस केस में भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बिना अनुमति के आप अरेस्ट कर सकते हैं, वो कॉन्जिनेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 14 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 42 के अंतर्गत किसे गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करता है? सशस्त्र बल के सदस्यों को, संसद के सदस्य को, न्यायिक अधिकारी को या भारत के राष्ट्रपति को। तो सशस्त्र बल के सदस्यों को क्या करता है? सशस्त्र बल के सदस्यों को क्या करता है? वो प्रोटेक्शन देता है। सेक्शन 42 अगर आपको सशस्त्र बल के सदस्यों को अरेस्ट करना है तो अरेस्टिंग से पहले यूनियन के, अगर वो यूनियन के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, तो आपको यूनियन से कंसेंट लेनी पड़ेगी। अगर वो स्टेट के हैं तो स्टेट से कंसेंट लेनी। आप डायरेक्ट किसी भी सशस्त्र बल के सदस्य को जाकर अरेस्ट नहीं कर सकते किसी भी केस में। क्वेश्चन 15 कहता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराध की परिभाषा है? सेक्शन 2 के क्लोज ए में, सेक्शन 2 के क्लोज बी में, या सेक्शन 2 के क्लोज सी में, या सेक्शन 2 के क्लोज जी में। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। करेक्ट सेक्शन 2 के क्लोज जी में किसके बारे में डेफिनेशन दी गई? संज्ञेय अपराध के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 16 जो कहता है भैया अभी कंप्लेन क्या है? कंप्लेन की परिभाषा बताइए, परिवाद की परिभाषा बताइए। परिवाद की परिभाषा क्या वो होती है जिसको पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकार को मौखिक या लिखित दी जाती है? पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकार या अधिकार को मौखिक या लिखित सूचना जो दी जाती है उसको तो हम एफआईआर बोलते हैं, या उसको तो हम खाली रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है जी, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, या मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही। थर्ड ऑप्शन या फिर पुलिस अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा साक्ष्य एकत्रित करने की कार्यवाही। तो करेक्ट कौन सा है? परिवाद की परिभाषा क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन परिवाद की परिभाषा जहां मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही कराने हेतु लिखित और मौखिक में आप कथन करते हैं वो परिवाद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 बात करता है परिवाद की परिभाषा कहाँ पर डिफाइन है? सेक्शन 2 के क्लोज एच में डिफाइन है। क्वेश्चन नंबर 18 बात करता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा जांच को परिभाषित करती है? तो सेक्शन नंबर 2 का क्लोज के डिफाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 19 जो कहता है इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है?
तो क्वेश्चन नंबर ये क्या 19 का जो करेक्ट आंसर है वो कहता है पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा साक्ष्य स्थापित करने की कार्यवाही को हम इन्वेस्टिगेशन कार्यवाही कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, न्यायिक कार्यवाही से मतलब क्या है? न्यायिक कार्यवाही ऐसी कार्यवाही जिसके अनुक्रम में शपथ पर साक्ष्य एकत्रित किए जाते हों, लिए जाते हों, साक्ष्य लिए जाते हों, उसी को हम जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि 418 में राज्य सरकार न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए विचारण में दोषसिद्ध किसी भी मामले में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दंडादेश की अपर्याप्तता के आधार पर उसके विरुद्ध किस न्यायालय में आप पब्लिक स्टेट गवर्नमेंट लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपील करने का डायरेक्शन दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं? हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, या फिर असिस्टेंट सेशन कोर्ट में? तो ये कहता है सेशन कोर्ट में 418 सेक्शन 418 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन अगर किसी भी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सफिशेंट यानी कि अपर्याप्त मतलब सफिशेंट पनिशमेंट नहीं दी है, अपर्याप्त पनिशमेंट दी है, मान लो कि कोई मर्डर का केस था जिसमें आपको केवल 1 साल की पनिशमेंट दे दी या कम दे दी, विक्टिम संतुष्ट नहीं है, विक्टिम को भाई या स्टेट खड़ा है विक्टिम की तरफ से, तो अगर मान लो स्टेट संतुष्ट नहीं है, स्टेट चाहता है कि भाई उसको कम से कम पर्याप्त क्या मिले, पनिशमेंट मिले, तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्शन देगा कि जाइए भी ओमिशन जो कि आपको बाय लॉ करने के लिए बाउंड किया गया है या फिर करने के लिए फॉरबिडन किया गया है, लेकिन आपने फिर भी उसे कमिट कर दिया है, तो वो पनिशेबल होगा। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की 2023 की किस धारा के तहत अपराध को परिभाषित किया गया? तो सेक्शन ऑप्शन नंबर 4 सेक्शन नंबर 2 क्लोज क्यू में अपराध को परिभाषित किया गया। अपराध क्या है, अपराध की परिभाषा क्या है और अपराध को कहाँ पर परिभाषित किया गया है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन प्लीडर क्या है? प्लीडर से क्या अभिप्राय है? तो प्लीडर का मतलब होता है, ये लीडर लिख दिया यहाँ पे, प्लीडर है जो सेक्शन 18 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन सेक्शन 18 में अपॉइंट किया गया है, उसी को प्लीडर बोलेंगे। और साथ ही साथ ये भी बोल सकते हैं कि विधि द्वारा न्यायालय में विधिक व्यवसाय करने हेतु प्राधिकृत, उसको हम प्लीडर बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26 जो कहता है पुलिस रिपोर्ट क्या है? पुलिस रिपोर्ट जिसको हम चार्जशीट भी कह देते हैं, पुलिस रिपोर्ट भी कह देते हैं, चालान भी कह देते हैं। तो पुलिस रिपोर्ट मतलब जो कि पुलिस अधिकारी द्वारा सेक्शन 193 क्लोज 2 में भारतीय नागरिक सुरक्षा के सेक्शन 193 क्लोज 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट, वो पुलिस रिपोर्ट होती है। जब आप FIR लिखाते हैं, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद आपकी एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसको मजिस्ट्रेट के पास कंप्लीट करने के बाद भेजी जाती है, उसी को हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। चालान भी कह सकते हैं, पुलिस रिपोर्ट भी कह सकते हैं, चार्जशीट भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पीड़ित शब्द से निम्नलिखित में किसके अंतर्गत, पीड़ित शब्द को किसके अंतर्गत परिभाषित किया गया है? सेक्शन 2 के क्लोज Y के अंदर पीड़ित को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 जमानतें और गैर जमानतें अपराधों की सूची भारतीय नागरिक संहिता में कहाँ दी गई है? तो सूची नंबर 1 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सूची नंबर 1 में जमानत अपराध और गैर जमानत अपराध की सूची दी गई है, सूची नंबर 1 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 29 कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है? कहता है कि पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना कब गिरफ्तार कर सकते हैं। तो हमने संज्ञेय अपराध के संबंधित पढ़ा था कि भाई संज्ञेय अपराध में कर सकती है, उद्घोषित अपराधी को बिना वारंट और बिना ऑर्डर के कर सकती है। सशस्त्र बल के अगर किसी भी सशस्त्र बल में से जिसने भी अभित्याजन होने के संदेहास्पद व्यक्ति को या चुराई हुई संपत्ति के संदेहास्पद व्यक्ति को या उपरोक्त सभी को बिना जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से कोई भी ऐसा कोई पर्सन जिसने कोई कॉन्जिनेबल ऑफेंस अपराध संज्ञेय अपराध किया, उद्घोषित अपराधी हो, चुराई हुई संपत्ति का संदेहास्पद व्यक्ति हो कि उस पे शक है कि भाई उसने संपत्ति चुराई है, उपरोक्त में सभी व्यक्तियों को क्या कर सकते हैं हम बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के अरेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आता है जो बात करता है किसके बारे में? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आरोपी का प्रारूप कौन सी धारा में दर्शाया गया है? तो द्वितीय अनुसूची में दर्शाया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की द्वितीय अनुसूची में क्या आरोपों को
आरोपों के प्रारूपों को दर्शाया गया है। सेक्शन 30 क्वेश्चन नंबर 32 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 के अंतर्गत आसंगन अपराध से संबंधित कोई भी व्यक्ति मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के अलावा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, या शहर या राज्य से निष्कासित नहीं किया जाएगा, सामूहिक जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। तो सेक्शन 35 कहता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का कि अगर कोई नॉन कॉन्जिनेबल ऑफेंसेस हैं, आसंगन अपराधित हैं, तो अपराध है, तो वहाँ पर आसंगन अपराध से रिलेटेड व्यक्ति को आप गिरफ्तार मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा में सेशन न्यायालय के क्वेश्चन नंबर 32 कहता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा में सेशन न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां हैं? तो धारा 528 में है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेशन न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियां प्राप्त नहीं है। कौन सा करेक्ट आंसर है? तो क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि 528 में सेशन न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां डिफाइन की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि किस उपबंध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है? जब कभी भी सेक्शन 35 के अंदर किसी भी पर्सन को आप अरेस्ट करते हो, चाहे वो कॉन्जिनेबल है या नॉन कॉन्जिनेबल है, तो उस अरेस्टेड पर्सन का राइट है कि सेक्शन 38 के अंदर उसके मन पसंदीदा अधिवक्ता से उसको मिलाया जाए, उसकी तरफ से उसको खड़ा किया जाए। क्वेश्चन नंबर 34 प्राइवेट व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो प्राइवेट व्यक्ति कि अगर उपस्थिति में किसी ने अजमानती और संज्ञेय अपराध कारित किया है तो उसे गिरफ्तार कर सकता है, करवा सकता है। प्राइवेट व्यक्ति जैसे तुम, जैसे कि मैं एक प्राइवेट व्यक्ति हूँ, मुझे मैं कोई ना तो पब्लिक सर्वेंट हूँ, ना मुझे कोई लॉ ने डायरेक्शन दी है, लेकिन हमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 40 ये कहती है कि अगर हमारी प्रेजेंस में कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस या कॉन्जिनेबल ऑफेंस कर रहा है तो हम उसकी अरेस्टिंग कर सकते हैं, करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा में सशस्त्र बल के सदस्यों की गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन प्राप्त है? तो सेक्शन 32, ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पुरुष पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने से मना करती है? अगर कोई महिला को अरेस्ट किया जा रहा है और महिला को अरेस्ट कोई पुलिस ऑफिसर कर रहा है तो बिना उसके शरीर को छुए ही वो क्या करेगा, उसको अरेस्ट करेगा, और ये प्रोविज़न सेक्शन 43 क्लोज 1 के अंदर मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है असाधारण परिस्थितियों में किसी स्त्री को सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, ये एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन है, कहता है कि सक्षम प्रथम श्रेणी की न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करके हम किसी भी महिला को जो अस्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले अरेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा में पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार और जमानत के अधिकार की इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, इतला दी जानी चाहिए? कोई भी पर्सन अगर अरेस्ट हो जाता है तो उसे बताने होंगे आधार। पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो बताए कि किस आधारों पर आप उसको अरेस्ट कर रहे हो और जमानत अधिकार उसके पास है या नहीं, ये सेक्शन 47 बताता है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी का उल्लेख किया गया है? ये सेक्शन 49 में, कि अगर आप किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं तो आप उसकी सर्च कर सकते हैं, उसकी तलाशी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 51 में उल्लेखित है क्या है कि पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित व्यवसाय द्वारा एक्यूज की परीक्षा, अभियुक्त की परीक्षा की जा सकती है? करेक्ट आंसर है कि पुलिस अधिकारी प्रार्थना करेगा किससे? चिकित व्यवसायी से, मेडिकल प्रैक्टिशनर से। किससे? मेडिकल प्रैक्टिशनर से, कि एक्यूज की परीक्षा की जाए। क्वेश्चन नंबर 40 परीक्षा की जाए, परीक्षा का मतलब एग्जामिनेशन। सेक्शन 41 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 41 कहता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 52 के अनुसार बलात्कार करने या बलात्संग के प्रयत्न करने वाले अभियुक्त का विस्तृत परीक्षण कहाँ के रजिस्ट्रार मेडिकल प्रैक्टिशनर के से करवा सके और इसकी रिपोर्ट अविलंब मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। तो वो है उपरोक्त सभी राजकीय चिकित्सालय से भी करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 स्थानीय प्राधिकृत चिकित्सालय से भी करा सकते हैं। तीसरा उपरोक्त ए व 2 दोनों में, और
तीसरा जो ऑप्शन है वो ये भी कहता है कि 16 किलोमीटर की परिधि में प्रैक्टिस करने वाले किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल से प्रैक्टिशनर से अपराधी बलात्कार अपराधी व्यक्ति की पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय द्वारा परीक्षा की प्रक्रिया उपबंधित है, तो सेक्शन 52 के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेक्शन क्वेश्चन नंबर 43, गिरफ्तार व्यक्ति के डॉक्टर जांच के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा में प्रावधान किया गया है। अगर किसी पर्सन को आप अरेस्ट कर रहे हैं तो उसकी जांच करा सकते हैं, एग्जामिन करा सकते हैं, तो किस डॉक्टर से करा सकते हैं, और साथ ही साथ किस प्रावधान में दिया है, सेक्शन 53 में दिया गया है कि अरेस्टेड पर्सन की, ताकि हम एविडेंस कलेक्ट कर सकें, इसलिए। और साथ ही साथ ये भी कि जब जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया था, पुलिस के द्वारा ये भी होता है कि भाई पुलिस कहीं थर्ड डिग्री का यूज़ ना कर रही हो, मार पिटाई ना कर रही हो, तो उसका तुरंत क्या किया जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है अरेस्टेड पर्सन का, कि भैया उसकी बॉडी पे कोई निशान वगैरह तो नहीं है, या पुलिस ने उसके साथ मारपीट तो नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि जब गिरफ्तार व्यक्ति महिला को तब उसके शरीर की चिकित्सा जांच सरकारी महिला मेडिकल ऑफिसर की अनुपस्थिति में किसके द्वारा। अगर किसी भी महिला का, चाहे वो रेप विक्टिम हो, चाहे वो अदर कोई अरेस्टेड वुमेन हो, अगर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करा रहे हो, और मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर कोई मेडिकल जो आपकी जो महिला मेडिकल ऑफिसर हैं, अगर वो अनुपस्थित हैं, अनुपस्थित मतलब अब्सेंट हैं, तो आप महिला रजिस्ट्रार्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा क्या कर सकते हैं, उस महिला की, अरेस्टेड महिला की या फिर रेप विक्टिम की क्या करा सकते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान कराने के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का प्रावधान उपबंध किस धारा में किया गया है, वो है धारा 54। धारा सेक्शन 54 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति अपराधी की क्या नहीं है, पता नहीं है, कि उसकी पहचान नहीं की जा रही है, तो सेक्शन 54 बताता है कि वहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो भी विटनेस हैं, जो भी विक्टिम हैं, वो अपराधी की पहचान करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि बंदी व्यक्ति का मतलब गिरफ्तार व्यक्ति की स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधित उपबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की निम्नलिखित किस धारा में है। जिस भी पर्सन को आप अरेस्ट कर रहे हो, अरेस्टेड पर्सन की भैया स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा दोनों का कर्तव्य, दोनों की देखभाल करने का कर्तव्य सेक्शन 56 के अंदर जो भी भार साधक अधिकार है वहाँ का उसके पास होगा। ठीक है जी, कि कहीं किसी उसका स्वास्थ्य ठीक है, जिसको अरेस्ट किया गया है उसका स्वास्थ्य ठीक है, उसको सुरक्षा प्रॉपर दी जा रही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे की अधिक निरोध न किए जाने का उल्लेख किया गया है। ये आपका सेक्शन 58 में कहा गया, और सेक्शन 58 ये प्रावधानित करता है कि अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो 24 घंटे से ज़्यादा आप उसको डिटेन करके नहीं रख सकते, 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसको मजिस्ट्रेट, ये सेक्शन क्वेश्चन नंबर 48 डायरेक्ट कह रहा है कि गिरफ्तार शुदा व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष कितनी अवधि के अंदर आप प्रस्तुत कर सकते हैं या किया जाना आवश्यक है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसको प्रस्तुत करना है। लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 60 के अधीन पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन कौन कर सकता है। जो पकड़ा गया व्यक्ति है उसको डिस्चार्ज कौन कर सकता है, पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट, तो दोनों कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड वाला है, दोनों कर सकते हैं। उसको बेल बॉन्ड पर उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, तो मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, थाने के भार साधक अधिकार सभी व्यक्तियों की गिरफ्तारी को जो बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए उनकी रिपोर्ट कहाँ पर करेगा, पुलिस इंस्पेक्टर को करेगा, या फिर सेशन न्यायालय को करेगा, या फिर जिला मजिस्ट्रेट को, तो जिला मजिस्ट्रेट को। अगर सेक्शन 35 के अंदर पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर रहा है, और कब कर सकता है, सेक्शन 35 में मेंशन किए गए हैं ग्राउंड्स की कब कर सकता है। तो जितने भी व्यक्ति विदाउट वारंट किसी भी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज ने अरेस्ट किए हैं, उनकी एक रिपोर्ट बनाकर जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा कि ये पर्सन है, इनके ऊपर ये एलिगेशन लगे हैं, इनको विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है। तो थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आरजीएस 2025 से रिलेटेड MCQ सीरीज़ बिल्कुल फ्री पाएँ इस चैनल पर, लो लेक्चर पर। और हर सैटरडे और संडे आरजीएस 2025 से रिलेटेड MCQs बिल्कुल फ्री 50 MCQs आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी आरजीएस 2025 से सिलेबस हैं उससे रिलेटेड 50 MCQs इस चैनल पे बिल्कुल फ्री मिलेंगे। थैंक यू।